साथियों नमस्ते। आज हम चैप्टर 8 का जो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमेय 8.5 से लगाकर 8.10 तक के जितने भी प्रमेय हैं इस चैप्टर के वो सारे कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ प्रमेय 8.5 है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी हमें एक चतुर्भुज दिया है, इस चतुर्भुज को हमें क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि जब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी इस भुजा के सामने वाली ये भुजा दोनों समांतर हो और इस भुजा के सामने वाली ये भुजा ये दोनों समांतर हो तो ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो मुझे क्या करना है, इन सम्मुख भुजाओं को दोनों को समांतर करना है। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें ये जो कोण A है वो कोण C के बराबर है ना। कोण सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी सम्मुख कोण बराबर दिए, यानी कि कोण A जो है वो कोण C के बराबर है और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है ना। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, तो सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, उपपत्ति। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसे हम कहते हैं कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म। अच्छा, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि कोण A C के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, C की जगह जो है, C की जगह A लिखूंगा और D की जगह B लिखूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस C की जगह क्या लिख सकता हूँ, A, तो ये हो गया कोण A। D की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण B बराबर 360 डिग्री। A और A ये दोनों कोण जुड़कर कितने हो गए, दो कोण है, प्लस B और B जुड़कर क्या हो गया, दो कोण B है ना, बराबर 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों में दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो हम दो को बाहर ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से दो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, कोण A प्लस यहाँ से दो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, कोण B बराबर 360 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ देखो दो किस में है, यहाँ दो गुणे में है, तो दो को उधर भेजेंगे भाग में यानी कि बट्टे में। तो ये हो गया कोण A प्लस कोण B बराबर 360 बट्टे 2 है ना। ये दो उधर आ गया बट्टे में, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 180 बार। तो कोण A प्लस कोण B हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब ध्यान से समझना, चैप्टर 6 में हमने सीखा था कि जब दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक उसको काटता हो तो ये जो अंदर के कोण है ना, इनको हम अंतः कोण कहते हैं। ये जो अंदर बने हुए कोण हैं इनको हम अंतः कोण कहते हैं। और जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो ये दोनों रेखाएं जो होती है ये एक दूसरे के समांतर होती है। कब, जब अंतः कोणों का योग 180 आता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कोण A और B ये वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर कोण A यहाँ है और B यहाँ है, इन दोनों का योग कितना आया, 180 है ना। तो ये अंतः कोण हुए, तो इसका मतलब इन दोनों का योग 180 है। तो ये जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी, यानी AD जो है वो BC के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं AD समांतर होगी BC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंतः कोण का नियम है। तो जब अंतः कोण 180 है तो AD जो है वो BC के समांतर होगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। अब इन दोनों को तो हमने समांतर कर दिया, अब इन दोनों को समांतर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही नियम लगाएंगे और इसी नियम के द्वारा B को C, B और C ये भी अंतर कोण है, इन दोनों का योग भी कितना आ जाएगा 180, है ना। तो पूरा भेजामारी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर इतना ही लिखना है, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार कैसे कि यहाँ पर हम D की जगह B लिख देंगे और A की जगह C लिख देंगे, तो ये 2 कोण B और 2 कोण C हो जाएगा, तो 2 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 180, जैसे ये आया था, है ना। तो कोण B प्लस कोण C भी हमें कितना मिलेगा 180। तो जब ये भी 180 हो जाएगा तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर होगी, यानी AB जो है वो DC के समांतर होगा। तो इसी प्रकार मैं सीधा लिख देता हूँ, AB जो है वो CD या DC कुछ भी लिखो एक ही है, DC के क्या होगी, समांतर होगी। अब जब ये दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। प्रमेय 8.6 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यानी अब की बार ये हमें दे रखा है कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है ना, और इसके अंदर हमें ये बताना है कि ये जो दोनों विकर्ण है, जैसे ये विकर्ण AC जो है वो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, यानी इसका समद्विभाजन हो रहा है, यानी जो AO है वो OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, अच्छा इसमें एक चीज और दी हुई है हमको, क्या दिया हुआ है, जिसमें AC और BD 2 विकर्ण है, जिसमें AC व BD विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यानी ये जो 2 विकर्ण हैं AC और BD वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा आपकी AO है ना, AO वो इस CO के बराबर है और जो भुजा BO है वो DO के बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो यहाँ मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो AOD त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो हमें बोला है कि ये ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये जो आपकी भुजा AD है वो इस भुजा BC के क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये यहाँ पर AC हमारा क्या हो गया, विकर्ण, ये A और C क्या हो गया, विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है ना। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये विकर्ण है इधर BD, है ना। तो यहाँ पर भी Z बन रहा है, देखो ये Z बन रहा है ना। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है ना। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको कोण 1 और इसको कोण 2 ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ Z बन रहा है, Z कब बनाना, जब 2 भुजाएं समांतर हो। तो ये और ये दोनों समांतर है, तो यहाँ Z बन रहा है। तो ये जो Z के अंदर वाले कोण है इनको हम एकांतर कोण बोलते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ क्योंकि Z बन रहा है तो मैं कहूँगा कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ भी उल्टा Z बन रहा है ना। तो ये कोण और ये कोण है ना, ये भी दोनों आपस में बराबर है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4।
तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर है, कारण क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण है ना। तो इस त्रिभुज में कोण नंबर 1 दूसरे वाले त्रिभुज के कोण नंबर 2 के बराबर है, ये वाला त्रिभुज का कोण 3 इस वाले त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है। तो दो चीजें हमें बराबर दे दी है ना। और हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो ये जो भुजा AD है वो इस BC की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगी। और ये हमें क्या है, दिया है। कैसे दिया कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो अब देखो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं, है ना। किस नियम से, तो देखो ये कोण और इसके बीच की भुजा, यानी कि ASA दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे वाले दो कोण और उसके बीच की भुजा के क्या है, बराबर है। इसलिए ASA नियम से मैं ये कह सकता हूं कि जो त्रिभुज AOD है वो सर्वांग सम है त्रिभुज COB। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, है ना। जो संगत भाग है वो बराबर कर सकते हैं। तो देखो इस त्रिभुज की जो मैं ये भुजा है AO वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा CO के बराबर कर सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये भुजा आपकी AO है वो बराबर हो जाएगी OC के, है ना, CO के। किसके बराबर हो जाएगी, CO के बराबर हो जाएगी। चाहे OC लिखो चाहे CO लिखो, दोनों एक ही है ना। CO के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी, CPCT से बराबर हो जाएगी। CPCT का मतलब मैंने इन दोनों को सर्वांग सम कर दिया, इसलिए इसके संगत भाग में बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार जो ये वाला त्रिभुज है इसकी ये जो भुजा OD है वो इस BO के बराबर कर सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ जो BO है वो DO के बराबर हो जाएगा। ये भी CPCT से बराबर होगा, है ना। हमें यही चीज क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन आप यहाँ लिख देना। अतः ये पूरी लाइन यहाँ लिखनी है आपको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। प्रमेय 8.7 है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी ये 8.6 का उल्टा है ना। तो अब की बार हमें क्या दिया, हमें दिया है कि ये जो भुजा AO है ना, पहले तो ये ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या दिया, हमें दिया कि ये जो भुजा AO है वो इस भुजा CO के बराबर है और भुजा BO जो है वो DO के बराबर है। यानी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज कब बनेगा, जब इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं इसका प्रत्येक युग्म हम समांतर करें, यानी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ हम सिद्ध करेंगे इसको, यानी उत्पत्ति करेंगे। तो मैं यहाँ दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो AOD त्रिभुज, AOD व त्रिभुज BOC में, सॉरी COB करो, है ना, COB में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया कि ये जो भुजा AO है वो इस OC के बराबर है ना। तो जो पहला त्रिभुज की भुजा AO है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा OC के क्या है, बराबर है, CO के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार ये हमें दिया हुआ है कि जो भुजा BO है, इस त्रिभुज की भुजा BO इस त्रिभुज की भुजा OD के बराबर है ना। तो जो BO है वो DO के बराबर है। और ये जो दोनों है हमें दिया है पहले से कि ये बराबर है ना। और एक चीज क्या बराबर है कि ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ये दोनों क्यों बराबर है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के। किस कारण से, शीर्षाभिमुख से,
ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में ये आपकी भुजा हो गई, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गई, यानी कि यहाँ दो भुजाओं के बीच में कोण, यानी SAS नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज आपका AOD है, त्रिभुज AOD है, वो सर्वांग सम है त्रिभुज COB के, है ना, यानी इस त्रिभुज के। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो मैं इनके संगत भाग ऑटोमेटिक क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो Z बन रहा है ना, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, ठीक है, यहाँ पर भी Z बन रहा है। तो इसको मैं कोण 3 और इसको मैं कोण 4 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ Z बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ Z बन रहा है तो ये एकांतर कोण आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, है ना। 3 और 4 में बराबर करूँगा, क्यों बराबर करूँगा, CP/CT से, है ना। यहाँ लिख सकता हूँ कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि CP/CT है, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भाग हम बराबर कर सकते हैं। तो जब ये बराबर है और ये दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर भी है, क्या है, एकांतर कोण भी है। तो जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ लिखूंगा कि AD जो है वो समांतर होगी, AD जो है वो समांतर होगी BC की, है ना। लेकिन हमारी परिभाषा क्या है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होना चाहिए। इन दोनों को तो समांतर कर लिया, अब इन दोनों को करना है तो मैं ये दोनों त्रिभुज लूंगा, है ना। इतना करने की बजाय मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार ये जो भुजा AB है वो CD के समांतर है। तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आप यहाँ पर एक लाइन लिखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस भुजा AB को इस भुजा CD या DC के समांतर कर सकते हो। अब जब सम्मुख भुजाएं समांतर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय 8.8 है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। यानी हमें एक चतुर्भुज दिया है और इसे मुझे क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। और हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि इस चतुर्भुज का जो एक सम्मुख भुजाओं का युग्म है, भुजाओं का एक युग्म जो है वो बराबर है और समांतर है। तो यानी ये अगर मैं दोनों भुजाएं बराबर ले लूं और समांतर ले लूं तो मुझे ये समांतर चतुर्भुज होता है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें इसमें दिया है कि जो ABCD है वो एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है जिसमें ये जो भुजा AB है वो मैं CD के बराबर ले रहा हूँ और ये जो भुजा AB है वो समांतर है इसकी सम्मुख भुजा CD की। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, A को C से मिलाएंगे। ठीक है, यानी AC विकर्ण खींचा, ये हम इसके अंदर एक रचना करेंगे। अब इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि उत्पत्ति करते हैं। तो देखो इसमें मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो ABC त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA। इसको आप ACD नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इनके संगत भाग हमें इसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये CDA लिखना पड़ेगा।
अगर आपने ADC लिख दिया या ACD लिख दिया तो गलत हो जाएगा। समझ गए? तो चलो इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें हैं जो बराबर है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो ये कोण हमारा 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 और 2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो भुजाओं को एक तिर्यक काटता है और जेड के अंदर बनने वाले कोण, यानी एक कोण ये और दूसरा कोण ये अगर बराबर है तो भुजाएं समांतर होती है, और अगर भुजाएं समांतर है तो ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है और AB जो है हमें CD के समांतर दिया हुआ है ना। तो ये दो कोण बराबर हो गए। अब देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ था कि ये जो भुजा AB है, इस त्रिभुज की भुजा AB दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा CD के बराबर है, यानी जो भुजा AB है वो CD के क्या है? बराबर है। ये हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। और ये जो विकर्ण है देखो AC, ये दोनों में कॉमन है ना। तो मैं AC बराबर AC कर सकता हूँ, क्योंकि इस त्रिभुज की AC जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज की AC के बराबर होगी हमेशा, है ना। और क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखो ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गई, यानी SAS नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज CDA के क्या है? सर्वांगसम है। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसके जितने भी संगत भाग है वो मैं आपस में क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्योंकि इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो देखो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म तो हमारे पास पहले से बराबर दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय में क्या पढ़ा था कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? ये जो भुजा AD है इसको मैं इस BC के बराबर करूँगा, AD बराबर BC। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? CP/CT से, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, ये यहाँ सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। प्रमेय 8.9 है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में मुझे क्या करना है? दो भुजाएं के मध्य बिंदु लेने हैं। जैसे मान लो ये दोनों भुजाएं हैं, इनका मध्य बिंदु ले रहा हूँ, यानी बीच के दो बिंदु ले रहा हूँ, ठीक है। और जब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूँ तो ये जो रेखा यहाँ पर बनी है वो तीसरे रेखाखंड, यानी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, इन दोनों पर तो मध्य बिंदु आ गए और ये तीसरी भुजा हो गई। तो ये जो मैंने ये रेखा यहाँ पर खींचा है, यानी रेखाखंड खींचा है, वो इस तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो ये भुजा आपकी AM है वो इस BM के बराबर है। क्यों बराबर है? अभी समझना है इसको। AM जो है वो BM के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस AB का ये जो M है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, और जब हमें बीच का बिंदु दिया जाता है तो ये जो डिस्टेंस होती है वो इस डिस्टेंस के क्या आती है? बराबर आती है ना। तो यहाँ इसका कारण लिखेंगे कि M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ये हमें दे रखा है। इसी प्रकार ये जो AN है ना,
AN है वो बराबर है CN के या NC के, है ना, CN के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो N है वो इस भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा MN है वो समांतर है इस तीसरी भुजा BC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एक रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो भुजा हमारी BM है ना, इसके समांतर इस बिंदु C से एक रेखा खींचेंगे, एक रेखाखंड की रचना करेंगे। किसके समांतर? इस BM के समांतर। ये मैंने क्या करा, इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको मैंने क्या नाम दिया? D। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बिंदु N है इसको मैं इस D बिंदु से मिलाऊंगा। ठीक है, तो मुझे एक त्रिभुज मिलेगा। मैंने क्या रचना की? मैंने ये जो भुजा CD खींची है वो इस BM के समांतर खींची है, यानी ये दोनों जो रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे CD समांतर BM खींचा, है ना, खींचा। और ये जो भुजा MN है, MN को D से मिलाया, MN को D से मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना करी। अब इस रचना में होगा क्या, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने समांतर किस रेखा के समांतर खींची? इस BM को इस CD के समांतर खींचा है ना। अच्छा, अब देखो, ये मैंने रचना में CD समांतर BM की, तो मैं क्या सिद्ध कर सकता हूँ? देखो, उत्पत्ति करेंगे इसकी। तो जब BM जो है, यानी जो ये CD जो है वो इस BM के समांतर है ना, BM के समांतर है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो AB है ना, ये जो AB है या फिर ये जो AM है, AM जो है वो समांतर होगा इस CD के, है ना। क्यों कह सकता हूं, इसको समझो। देखो, दो रेखाएं आपस में समांतर है ना, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा भाग लूंगा और ये आधा भाग लूंगा तो ये भी हमेशा समांतर ही होगा, क्योंकि इसको मैं कितना ही आगे बढ़ाऊं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, है ना। अब अगर मैं इतना भाग इसका मिटा दूं, ठीक है, जैसे मैंने AM ले लिया और इसको CD ले लिया, ये मेरा हो गया AM और ये क्या हो गया? CD। तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनको हम कितना ही आगे बढ़ा ले ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, है ना। तो अगर CD इस BM के समांतर है तो ये जो CD है वो इस AM के भी क्या होगी? समांतर होगी, है ना। इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो एक त्रिभुज तो हो जाएगा AMN, त्रिभुज AMN, व दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? CND, त्रिभुज CND में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, मैंने देखो इस भुजा के समांतर ये भुजा ली है ना, तो यहाँ देखो एक Z बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। तो Z के अंदर बनने वाले हमेशा कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये जो कोण नंबर 1 है ना, वो इस कोण नंबर 2 के क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए ना? ये कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये जो भुजा है इसके समांतर है। अभी हमने क्या कहा? AM जो है वो CD के समांतर है। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये यहाँ पर क्या बनाएंगे? एकांतर कोण। Z के अंदर वाले कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और ये हमेशा क्या होंगे? बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हम जानते हैं कि जब AM समांतर CD है तो ये क्या बनाएंगे? एकांतर कोण। समीकरण 1 से एकांतर कोण बनेंगे, है ना, एकांतर कोण। या फिर आप सीधा एकांतर कोण लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इसको लिख दो आप एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक, तो ये कोण 1 और 2 बराबर हो गया। उसके बाद देखो ये कोण 3 जो है वो 4 के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर होगा 4 के, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में और क्या बराबर है, तो देखो ये जो भुजा AN है वो इस NC के क्या होगी, बराबर होगी। ये हमको दिया हुआ है, AN जो है वो CN की क्या है, बराबर है। AN जो है वो CN के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ना, दिया है, पहले से दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में देखो ये हो गया कोण, ये भी हो गया कोण, और ये हो गई इसकी बीच की भुजा, है ना। तो ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे ASA नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज AMN सर्वांगसम है त्रिभुज CND के, है ना, CND के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसके जितने भी संगत भाग हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो भुजा आपकी MN है वो इस भुजा BC के क्या है, समांतर, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया है, समांतर चतुर्भुज की एक रचना की है ना, जिसमें ये हो गया BCD और ये M। तो इस चतुर्भुज के अंदर अगर मैं दो चीज बराबर कर देता हूँ, क्या चीज बराबर कर देता हूँ कि ये तो हमें दिया हुआ है कि ये जो CD है ना, वो इस BM के क्या है, समांतर है, समांतर है। और अगर मैं इन दोनों भुजाओं को बराबर भी कर देता हूँ तो अभी 8.8 प्रमेय हमने पढ़ी है, उसमें हमने क्या बताया कि जब किसी चतुर्भुज की कोई भी एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज की रचना करता है ना। तो मेरे पास ये जो CD है वो BM के समांतर तो दी हुई है, अगर मैं इन दोनों भुजाओं को बराबर भी कर देता हूँ, है ना, तो मैं कहूँगा कि ये जो आपके BCDM है वो एक समांतर चतुर्भुज है। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये जो BC है वो इस MD के क्या होगी, समांतर होगी। और जब MD BC के समांतर होगी तो ये जो MN है, यहाँ पर जो N है, MN जो है वो भी इसके समांतर होगी। क्यों? क्योंकि जब पूरी भुजा आपस में समांतर है तो इसका कोई भी टुकड़ा, कोई भी हिस्सा आप लो, वो हमेशा आपस में क्या होगा, समांतर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस AM को CD के बराबर करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, तो इस हिस्से को हम इसके बराबर करेंगे। और फिर क्या होता है देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भुजा AM है वो इस CD के क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। कोई भी संगत भाग है उसको मैं बराबर कर सकता हूँ, किस नियम से, CPCT नियम से। ठीक है, अब देखो हमें दिया हुआ क्या है कि ये जो AM है वो इस BM के बराबर है ना, इसको मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि ये जो AM है वो BM के बराबर है, AM जो है वो BM के बराबर है, ये हमें दिया है ना, दिया है। और इसको मैं समीकरण 3 नाम दे रहा हूँ। अब देखो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है कि भाई जो ये AM है वो इस CD के बराबर है, AM जो है वो CD के बराबर है, AM जो है वो BM के बराबर भी है। तो जब AM CD के बराबर है, AM BM के बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर ही है ना, CD जो है वो BM के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भुजा CD है वो बराबर होगी BM की, है ना, यानी ये जो भुजा CD है वो इस BM के क्या होगी, बराबर होगी। ये हम कह सकते हैं समीकरण 2 और 3 से। अब हमारा देखो उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है कि जब ये भुजा इसके बराबर भी है, ये भुजा इसके समांतर भी है, समांतर तो सबसे पहले हमने रचना से ही किया है ना कि CD हमें BM के समांतर लेने हैं। तो जब ये समांतर भी है, बराबर भी है, तो हम कहेंगे ये BCDM क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम ये क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि ये जो भुजा BM है, BM समांतर है CD के, और CD जो है वो बराबर है BM के। ठीक है, BM के अतः जब समांतर भी है, बराबर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज BCDM है
वो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। नीचे लिख देता हूँ इसको, एक समांतर चतुर्भुज है। समझ गए? यानी कि ये जब आपकी भुजा बराबर भी है, समांतर भी है, तो अभी हमने प्रमेय 8.8 पढ़ी और प्रमेय 8.8 कहती है कि जब किसी भी चतुर्भुज की कोई भी एक भुजाओं का युग्म समांतर भी हो, बराबर भी हो, तो ये जो चतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा MN है वो इस BC के क्या है, समांतर। तो जब ये आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, समांतर होगी, है ना। तो अब मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं जब ये BCDM एक समांतर चतुर्भुज है तो मैं कह सकता हूँ अतः जो ये BC है वो समांतर होगी इस MD के, या फिर आप ऐसा करो इसको MD कर लो, है ना। MD समांतर होगी, ये जो भुजा MD है वो समांतर होगी BC के, है ना। अब ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समांतर है, तो अगर इस भुजा का मैं केवल ये हिस्सा लूँ, MN हिस्सा लूँ, तो ये हिस्सा भी इसके क्या होगा, समांतर होगा, है ना। ये हम जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि MN समांतर होगा BC के, और हमें यही सिद्ध करना था, है ना। MN समांतर होगा BC के, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रमेय 8.10 है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी अब की बार हमें क्या दिया, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो एक भुजा है उसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से हमें एक ऐसी रेखाखंड खींचनी है जो इसके समांतर हो। तो ये चीज़ भी हमें दी हुई है, यानी एक तो मध्य बिंदु दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं हमें समांतर भी दी हुई है। लेकिन ये जो रेखाखंड इस तीसरी भुजा को यहाँ पर इस बिंदु पर जो काट रहा है, तो ये इस तीसरी भुजा का क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है, यानी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दो चीज़ें दी है। दिया है कि सबसे पहले ये ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें हमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो क्या चीज़ दी कि ये जो MN है वो इस BC के समांतर है, और दूसरी चीज़ ये M जो है इस AB का मध्य बिंदु है। तो जब ये M इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दोनों हिस्से आपस में क्या है, बराबर है ना। यानी हमें क्या दिया कि जो AM है, जो ये AM है वो इस BM के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो M है वो इस भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दिया, और हमें दिया कि ये जो भुजा MN है वो समांतर है BC के, समांतर है BC के। ये दो चीज हमें दी हुई है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो हिस्सा AN है वो इस हिस्से के बराबर है, यानी CN के बराबर है या NC के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये जो बिंदु N है वो इस भुजा AC का समद्विभाजन करता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो हम करेंगे रचना। तो रचना में हमें क्या करना है, जो काम हमने प्रमेय 8.9 में किया था वही काम करना है। यानी यहाँ से मैं एक CD की ऐसी रचना करूँगा, ठीक है, कि ये दोनों क्या हो, आपस में समांतर हो। फिर इस BMN को इस बिंदु D से मिलाऊंगा, है ना। इसके क्या करूँगा, मिलाऊंगा, D तक मिलाऊंगा। तो हमने क्या रचना की कि ये जो आपने CD खींची है, ये CD वो इस BM के क्या है, समांतर है, और ये जो भुजा MN है इसको D से मिलाया, D से मिलाया, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, यानी कि उपपत्ति करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई है ना, उससे इस BCDM को समांतर चतुर्भुज बनाना है।
तो देखो हमें एक चीज़ दी हुई है कि जो ये एम एन है वो बी सी के समांतर है, एम एन जो है वो बी सी के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है ना। एम एन जो है वो बी सी के समांतर है, ये हमें पहले से दिया है, ठीक है। तो देखो अगर ये आधा हिस्सा इस पूरे हिस्से के समांतर है तो ये पूरा हिस्सा भी इसके क्या होगा, समांतर होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं चूंकि अगर एम एन समांतर बी सी है तो एम डी जो है वो समांतर होगा बी सी के, ठीक है। यानी ये जो भुजा है ऊपर वाली इस दूसरी भुजा वाली के क्या होगी, समांतर होगी। और देखो हमने रचना में क्या कहा कि ये जो सी डी है वो इस बी एम के समांतर है ना। तो यहाँ लिखेंगे और सी डी जो है वो इस बी एम के क्या है, समांतर है ना। बी एम कर लो इसको। तो ये मेरा हो गया समीकरण 1 और ये मेरा हो गया समीकरण 2। अच्छा सी डी समांतर बी एम ये हमने कहाँ से लिखा है, तो ये हमने रचना से लिखा है ना। अब देखो समीकरण 1 और 2 क्या कहता है कि एक चतुर्भुज है जिसमें ये सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म क्या है, समांतर। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः बी सी डी एम एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो जब ये बी सी डी एम एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता है कि ये जो बी एम है वो इस सी डी के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ऐसा मैं लिख सकता हूँ अतः मैं इस सी डी को बी एम के बराबर लिख सकता हूँ। अतः सी डी बराबर है बी एम, ठीक है। इसे मैं समीकरण 3 नाम दे रहा हूँ। अच्छा अब देखो सी डी जो है बी एम के बराबर है ना। और जो ये ए एम है वो बी एम के बराबर है, ये देखो हमने दिया हुआ है ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये तीनों ही भुजा आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई चलो यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं कि भाई सी डी बी एम के बराबर है, सी डी जो है वो बी एम के बराबर है ना। और ए एम जो है वो भी बी एम के बराबर है, ए एम जो है वो भी बी एम के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ना, दिया है पहले से। ये हो गया समीकरण 4। तो देखो समीकरण 3 और 4 क्या कहता है कि सी डी बी एम के बराबर है, ए एम बी एम के बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 व 4 से कि जो ये सी डी है वो बराबर होगी ए एम के, है ना। यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा अब देखो जब ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दे रखी है, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है ना, यहाँ पर मैंने इसको सिद्ध किया है, ठीक है। तो अब मैं इसको समीकरण नंबर 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, ये दोनों त्रिभुज। पहला त्रिभुज हो गया हमारा ए एन एम व त्रिभुज सी एन डी में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि ये जो सी डी है वो बी एम के क्या है, समांतर है ना। तो जब सी डी बी एम के समांतर है तो सी डी जो है इस ए एम के भी समांतर होगी। और जब ये दोनों समांतर है तो देखो अभी हमने प्रमेय 8.9 में ये समझा था कि यहाँ ये जेड के अंदर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर। यानी अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो सी डी है वो समांतर है इस ए एम के या एम ए के, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर ये नहीं लिखना है तो आप एकांतर कोण भी लिख सकते। फिर देखो ये कोण नंबर 3 जो है वो 4 के बराबर होगा, तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कोण नंबर 3 है और ये 4, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ इस भुजा को इसके बराबर भी किया है, यानी कि जो ए एम है वो बराबर है सी डी की, समीकरण 5 से, है ना। तो जब
हमारे पास दो कोण और एक भुजा बराबर है, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। यहाँ पर देखो कौन सा नियम लगा, डबल ए एस का नियम लगा है ना। ए एस नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए एन एम सर्वांगसम है त्रिभुज सी एन डी के, और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इसके मैं संगत भाग आपस में क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज की जो भुजा ए एन है, अतः ए एन जो है वो बराबर होगी सी एन के या एन सी के, है ना, सी एन के बराबर होगी। यही हमें सिद्ध करना था, और ये मैं बराबर कैसे कर सकता हूँ, सीपीसीटी से कर सकता हूँ। यानी कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो ए एन बराबर मैंने सी एन कर दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इस तीसरी भुजा का क्या हुआ, समद्विभाजन हुआ, ठीक है। यानी जो बिंदु N है वो इस भुजा AC का समद्विभाजक है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो बिंदु N AC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलो, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।